लेकिन आप इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप बैकवर्ड राजनीति बहुत तेज़ी से कर रही हैं। आपके मैं कुछ ट्वीट देख रहा था आपके पार्टी के लोगों के, वो ट्वीट कर रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि पिछड़ों से इतनी नफ़रत की जाती है कि मुख्यमंत्री निवास गंगा जल से धोया गया क्योंकि एक बैकवर्ड नेता रहता था। संदेश साफ है कि एक क्षत्रिय मुख्यमंत्री आया तो उसने एक पिछड़ी जाति के नेता को अपने घर से निकालने के बाद मुख्यमंत्री निवास गंगा जल से धोया। तो ये मैसेज फैला के आप एक संदेश देना चाह रही हैं, जो संदेश ऑलरेडी गाँव में पहले से है, थोड़ी हवा दे रही हैं आप, कि एक क्षत्रिय ठाकुर ने पिछड़ी जाति के ठाकुर नेता को मकान से निकाल के गंगा जल से धो दिया। ये नया दौर की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं। बैकवर्ड को लाने के लिए आप इस तरह के बहुत साइलेंट अटैक कर रहे हैं आप। राजनीति मर्यादाएं टूट चुकी है और तोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने। ये बात सही है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में यह मंजर देखा गया कि गंगा जल से इसमें तथ्य तो सब फैक्ट्स है, इसमें कोई गलत तो है नहीं कि मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, ये भी फैक्ट है। गंगा जल से उन्होंने धुलवाया, क्यों धुलवाया ये भी फैक्ट है। एक उप पूर्व मुख्यमंत्री को घर से बुरी तरह आपने निकाला ही नहीं, जो उसके बाद का मंजर, उसके घर में आपने मीडिया को एक्सेस दी, उस घर में कोई स्विमिंग पूल नहीं था, आपके पता नहीं व्हाट्सएप ग्रुप्स ने ये प्रचार किया, आपने प्रचार किया कि अखिलेश यादव जी ने करोड़ों रुपए सरकार के उस घर में लगा दिए। तो ये एक बुरा मंजर था। और जब मर्यादाएं टूटती हैं और जब मुख्यमंत्री खुद अपने ट्विटर हैंडल से विपक्ष को अपशब्द कहते हैं, तो फिर दूसरे से भी नहीं ये आशा करनी चाहिए कि हम आपकी मर्यादाओं का आदर करेंगे। और अभी तो मुख्यमंत्री बहुत सुरक्षित है क्योंकि वास्तव में समाजवादी पार्टी पदों का सम्मान करती है। मतलब आप भी फिर वो चिलम वाली बात पे आ जाएंगी, तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम भी उस मकान में चिलम ढूंढेंगे। तो मुख्यमंत्री अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? क्या वो चिलम पीते हैं? हम तो टोटी अपने ऊपर नहीं लेते क्योंकि हमने कोई टोटी नहीं चुराई है। तो मुख्यमंत्री निवास में चिलम आप लोग किसकी ढूंढेंगे? किसी की ढूंढेंगे, मिल जाएगी तो पता कर लेंगे। एसआईटी तो बताइए, 100 से ज्यादा एसआईटी सेट की गई हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें किसी का रिजल्ट नहीं आया है, तो कुछ तो करेंगे ही। लेकिन राजनीतिक मर्यादा और राजनीतिक बहुत मैं कहूँ जो स्टैंडर्ड जो पुराने जमाने में होते थे, उसकी आशा तो अब भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अफसर या कोई भी अन्य दल न करे। जो बोलता है फिर वही आगे चलता है। जी पूनम जी, इनडायरेक्ट वे में जूही जी ने कह दिया कि सरकार में आ जाएंगे तो एक एसआईटी चिलम ढूंढने के लिए भी बनेगी। तो ये उत्तर प्रदेश में एक नया दौर है और एक बहुत सफाई के साथ समाजवादी पार्टी ने संदेश दे दिया कि अखिलेश यादव को घर से निकालने के बाद मकान गंगा जल से धोया गया। बैकवर्ड तक लगातार ये बात पहुंचाई जा रही है। क्या ऐसी चीजों का राजनीति में चुनाव में असर होता है? पूनम जी आपको माइक अनम्यूट, पूनम जी माइक। संजय जी देखिए, ये राजनीति है और कौन सा जुमला मुद्दा बन जाएगा ये कहना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि हर दौर का अपने तेवर और अपनी धार होती है। और जो वर्तमान स्वरूप है ना, इसमें ये तय मानिए कि एक नई तरह की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। और उस राजनीति में 21.1% रिजर्व मतलब आरक्षित जो जाति और जनजाति के वोटर है उत्तर प्रदेश के, वो कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं, ये उसकी वानगी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे आपने देखा होगा कि उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि दलित, पिछड़े, शोषित महिलाओं की बात जो है वो अब, यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो 2 से 3 दशक से जो काम कर रही थी, जो राजनीति कर रही थी, उसमें अब तक दलित, शोषित, पिछड़ों का कोई स्थान नहीं था। तो अभी अगर मैं एक निष्पक्षता के साथ बात करूं संजय जी, तो इस समय तो उत्तर प्रदेश में होड़ मची है कि कौन किसके साथ दिख रहा है। लेकिन अभी की जो बात है, जो मौजूदा दौर है, आज ज्वाइनिंग हो गई है, जोर शोर से ऐलान भी हो गया है, लेकिन ओवैसी का क्या होगा, जिनके साथ पहले ही समझौता हो चुका है सुहेल देव पार्टी का। अब वो एक यक्ष प्रश्न है। इस यक्ष प्रश्न से एक तार ये भी निकलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आने वाला समय है वो एक नए राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, जो सुहेल देव पार्टी के मुखिया हैं, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने
जिस तरह से गोलमोल अंदाज में जवाब दिया है और जो कुछ कहा है वो एक बड़ी बात है कि क्या, क्योंकि वे भी इस बात को जानते हैं कि बहराइच से लेकर वाराणसी तक जो सीटें हैं उन पे सीधे तौर पर जो उनका समुदाय है वो असर डालता है, और इन सीटों पर असर ही नहीं डालता है, कई जगह पर तो हालात ये हैं कि वो निर्णायक स्थिति में है। ऐसी 24 सीटें हैं, तो 24 सीटों पर निर्णायक स्थिति यादव वोटों के मिल जाने से किस ओर जाएगी, इसका आकलन कर रहे हैं शायद अखिलेश यादव। यही वजह है कि उन्होंने आज दोनों कदावर नेताओं को एक साथ ज्वाइन कराकर ये इंडिकेशन दे दिया है कि अब वो एक एक सीट की लड़ाई में सामने आ गए हैं। यानी अभी तक जो बात की जा रही थी अखिलेश यादव कहाँ हैं, वो नेपथ्य में हैं, वो दिख नहीं रहे हैं, वो किस तरह से, तो कुल मिलाकर जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है ये उसका रिफ्लेक्शन है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिसको एक के बाद एक सेटबैक लग रहा है, मायावती के पुरानी सिपा सलार उनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, वो किस तरह से जो आगामी विधानसभा चुनाव है किस ओर जाते हैं, क्या करते हैं। इस बीच आपने देखा कि आज तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी आमद दर्ज करा दी है और समाजवादी ममता दीदी से अखिलेश यादव सदैव ही एक सहानुभूतिपूर्ण रिश्ता रखते हैं, जिसका वो समय समय पर प्रदर्शन भी करते रहे हैं। तो क्या इस मर्तबा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक नए तरह का समीकरण देखने को मिलेगा, एक नया तरह का समीकरण होगा जिसमें आम आदमी पार्टी भी होगी, टीएमसी भी होगी। तो कहीं ना कहीं आप सभी वरिष्ठ हमारे साथ हैं, रवि कांत जी से मुझे लगता है कि हमें इसका जवाब लेना चाहिए कि जो वर्तमान राजनीतिक स्थितियां हैं क्या वो इंडिकेट कर रही हैं कि फिर से राजनीति में क्षेत्रीय दल अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए उन क्षेत्रीय दलों को एकत्र कर रहे हैं जिनका वर्चस्व उनके राज्यों में है, और उनके मार्फत वो जातिगत आधार पर उस वोट बैंक को साध कर एक छत्र के तौर पर क्षेत्रीय दलों की राजनीति को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। संजय जी, बहुत ही सार्थक बात कही आपने, और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो इस दिशा में जाती हुई दिख भी रही है। ममता बनर्जी की एंट्री, केजरीवाल का आज सरयू में आरती में शामिल होना, ये साबित कर रहा है एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। रविकांत जी, मैं पहले उस मूल बात पे आना चाहूंगा जो आज लालजी वर्मा और राजभर को जोड़ने के बाद अचानक समाजवादी पार्टी के कई छोटे से बड़े नेता के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होने लगी और चर्चा में आ गई कि क्या मुख्यमंत्री का घर गंगा जल से धुलवाना, क्योंकि आप सामाजिक चिंतक हैं और आप दलित और पिछड़ी जातियों पर आपने बहुत शोध किए हैं, इसलिए मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, साहब एक पिछड़ी जाति का नेता था, उसको घर से निकाला गया, फिर घर गंगा जल से धोया गया क्योंकि माना गया कि यहाँ पिछड़ी जाति का नेता रहता है, वो दूषित कर गया होगा। ऐसी चर्चा, ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी लगाती रही है। क्या इसका संदेश आता है? अगर पिछड़ी जातियों में ये बात कही जाएगी तो क्या फायदा मिलेगा अखिलेश यादव को? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? निश्चित तौर पर मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा पहले पीछे जाएंगे तो अखिलेश यादव को जितनी तकलीफ हुई होगी वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके घर के धुलवाए जाने की खबर के बाद पूरे ओबीसी समाज में और यहाँ तक कि दलित समाज में बीजेपी के खिलाफ एक मैसेज गया था। दरअसल पिछले 3 दशक में जो सामाजिक न्याय की राजनीति हुई है उत्तर प्रदेश में, कांशीराम का जो पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ और वो सीधे तौर पर ब्राह्मणवाद के खिलाफ था, जिसमें प्रशिक्षण ही यही दिया गया था कि हम लोगों की जो राजनीति है या हम जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं उसमें जो पीछे ले जाने वाले जो कर्मकांड है, जो ब्राह्मणवादी मूल्य है, उनसे पीछा छुड़ाना है और इस देश को और प्रदेश को एक समतावादी और न्याय सम्मत एक प्रदेश में तब्दील करना है। और उसका फायदा बीएसपी को मिला, सपा को मिला। तो ये जो किया था बीजेपी ने, उसका निश्चित तौर पर एक मैसेज गया और लोगों ने इसको बहुत कड़वाहट के साथ याद किया। बीच में होता यह है कि जब आप मंदिर की पॉलिटिक्स करते हैं, जब आप कांवड़ियों पर फूल बरसवाने लगते हैं, जब आप और दूसरे किस्म के धार्मिक उन्माद को पैदा करते हैं, तो इन जातियों में खास करके जो गरीब तबका है उसमें निश्चित तौर पर वो
एक तरह से भ्रम में वो आ जाता है या आप उसको हिप्नोटाइज कर देते हैं सीधे तौर पर। लेकिन अखिलेश यादव उसको तोड़ने के लिए जो ओबीसी के छत्रप है या जो दलितों के जो छत्रप है उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, और एक ऐसी पार्टी से वो लोग आ रहे हैं जिसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। बीएसपी वो पार्टी है जिसने बाबा साहब के पूरे आइडियोलॉजी को, उनके सिद्धांतों को, उनके कामों को अपने साथ जोड़ा था। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है बीएसपी का चुनाव चिन्ह। हाथी के लिए बहुत मारामारी हुई थी कांशीराम साहब के जमाने में भी, क्योंकि वो महाराष्ट्र की आरपीआई का चुनाव चिन्ह था। और वो चुनाव चिन्ह आप थोड़ा सा और जाएंगे तो दरअसल जब आरपीआई को बनाने का ख्वाब देखा था बाबा साहब ने अपने बिल्कुल अंतिम दौर में, तो ये जो नाम भी उन्होंने लिया था ना, वो बहुत दूर से लिया था। अमेरिका की दो पार्टियां हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स। और रिपब्लिक पार्टी भले ही आज वो दक्षिणपंथी मानी जाती हो, लेकिन 19वीं शताब्दी में अब्राहम लिंकन उसके राष्ट्रपति बनते हैं। और अब्राहम लिंकन में उस 19वीं शताब्दी के दौर में वहां पर जो गुलाम थे, गुलामी से मुक्ति का जो पूरा आंदोलन उन्होंने छेड़ा था, उस आंदोलन के साथ या उस पूरे समझ के साथ बाबा साहब ने अपने को जोड़ा था, और इसलिए उन्होंने आरपीआई की घोषणा की थी कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया हम बनाना चाहते हैं। और जब उन्होंने चुनाव चिन्ह की बात की तो उन्होंने हाथी को लिया, और हाथी वो नहीं है। भारत में, भारतीय संस्कृति में हाथी की एक महत्ता है, लेकिन आरपीआई में हाथी लिया गया रिपब्लिक पार्टी से, अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी से, वहां से हाथी लिया। और कांशीराम ने भी वही हाथी बीएसपी का अपना चुनाव निशान बनाया। लेकिन अब आप देखिए कि जो गुलामी से मुक्ति का प्रतीक चिन्ह होता था, वो 2007 में क्या हुआ? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो बना। और वहां से लेकर के जब हम आज देखते हैं तो मायावती अपनी उस पूरे अंबेडकरवादी मूवमेंट को, उस आइडियोलॉजी को छोड़ते हुए, उसको सिर के बल खड़ा करते हुए वो गणेश की मूर्ति लेती हैं, त्रिशूल अपने हाथ में लेती हैं। और उनका जो प्रबुद्ध सम्मेलन होता है अयोध्या में, तो उसमें साहब लाल तिलक होता है और जय श्री राम के नारे होते हैं। तो आपने उस पूरी आइडियोलॉजी को सिर के बल खड़ा कर दिया है। और इस वजह से जो उस तरह के समझ वाले लोग हैं, दलित और पिछड़ों के भीतर जो सामाजिक न्याय और अंबेडकर के विचारों की जो उनके भीतर जो पेवस्त है, उसका जो मोहभंग हुआ बीएसपी से, उस वजह से अखिलेश यादव ने जो अपने साथ लोगों को जोड़ा है, तो उस पूरे समझ को, उन तमाम लोगों को, उस पूरी सोच को भी अखिलेश यादव अपने साथ जोड़ रहे हैं, और इसका फायदा निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। जो रही बात पिछड़ों की, तो हम लोग जानते हैं कि पिछड़ों की सबसे ज्यादा तादाद है। यादव, कुर्मी और जाट को छोड़ करके जो छोटे छोटे पॉकेट वाली जातियां हैं और जो थोड़ी सी कमजोर भी रही हैं, उनको बीजेपी ने एंटी यादव मूवमेंट चला करके अपने साथ जोड़ा था, नफरत के साथ पूरा। और उनको ये कहा कि साहब आपको फायदा नहीं मिला, वो हम देंगे। तो उसमें उन्होंने कुछ मुखौटे तो पैदा कर दिए, वो चाहे राजभर के हो, चाहे और दूसरी जातियों के हो, निषाद हो, लेकिन वो मुखौटों को ही उन्होंने फायदा दिया है, समाज को कोई लाभ नहीं हुआ है। तो समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, इसलिए आज वो अखिलेश यादव की तरफ उम्मीद से देख रहा है। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव अगर उस समाज को जोड़ रहे हैं, तो क्या उनकी अपेक्षाओं को, उनकी उम्मीदों पर वो खरे उतरेंगे? क्योंकि बहुत सारी गलतियां उनसे हुई हैं, और मुझे लगता है कि इसको अखिलेश यादव भी समझते हैं। तो वो क्या उसको उस समाज की पूरी उम्मीदों को सरकार में आने के बाद, हम लोग तो यही समझ के चल रहे हैं कि साहब उनकी हवा है तो सरकार आएगी, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? ये सवाल है। बिल्कुल दीपक जी, आखिर में मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि राजनीतिक समझ आपकी हम लोगों से कहीं बेहतर है, आपने बहुत अनुभव है राजनीति का। ये जो अखिलेश यादव गेम प्लान कर रहे हैं, एक डेवलपमेंट करता हुआ इंजीनियर आदमी, ऑस्ट्रेलिया से आके हमेशा डेवलपमेंट की बात करता हुआ आदमी, जैसे जो मैंने जूही जी से पूछा, अचानक वो बैकवर्ड राजनीति का इतना बड़ा केंद्र बन जाता है कि पूरी बीजेपी को परेशान कर देता है। मोदी जी को कुछ ही महीने में 4 मीटिंग करनी पड़ रही है पूर्वांचल में। जिस समाजवादी पार्टी को 6 महीने पहले पूछते थे कहाँ है समाजवादी पार्टी, कहीं दिखती है आपको, आज जरा से मूवमेंट में 4 मीटिंग पीएम को करनी पड़ रही है। और आज सुबह से ये जो माहौल शुरू हुआ है कि
अखिलेश यादव का मकान गंगा जल से धोया गया। बैकवर्ड में मैं कई लोगों को जानता हूँ, एक तो बैकवर्ड में वो करंट सा लगने लगा। तो ये क्या गेम प्लान क्या दीपक, ये समझ नहीं पा रहा है। नहीं देखिए, उस पर मैं अखिलेश यादव के सवाल पे आऊंगा, लेकिन आपने जूही सिंह जी से आज बहुत सॉफ्ट क्वेश्चंस पूछे, तो कुछ आपके लिए छूट है आज आज आज, आज आप मेरी तरफ से आप पूछिए। इनसे जो आपको पूछना चाहिए था जूही जी से, भाई महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं, और मैं तो मानूंगा कि भाई समाजवादी पार्टी की थिंक टैंक भी बहुत सी चीजें इनको पता रहती हैं। आप जो है पास्ट टेंस पे बात कर रहे थे कि साहब वो राजभर आ गए, वर्मा जी आ गए। अरे जो आने वाले हैं वो भी इनसे पूछिए आप। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य कब आ रहे हैं? गजब बम फोड़ दिया आपने जी, उसकी इनको जानकारी जरूर है, और उस पर ये पता नहीं बोलेंगी नहीं, लेकिन ये आपको सवाल पूछना चाहिए था, क्योंकि अब इस बात की चर्चा है राजनीतिक गलियारों में लखनऊ के कि साहब वर्मा जी आ चुके हैं और राजभर आ चुके हैं, रामाचल राजभर आ चुके हैं, तो ये साहब ये स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लाएंगे। क्योंकि सुनते हैं कि मौर्य साहब भी बहुत खुश नहीं है। हालांकि हाल तो ये है कि दोनों मौर्य खुश नहीं है वहां पर, अलग अलग कारणों से। लेकिन दूसरे की एंट्री की बात मत कहते ना कि दूसरा भी आ रहा है। नहीं, दूसरे तो नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य आ सकते, ऐसा मुझे लगता है। और जो बात आपने अखिलेश यादव की कि साहब अखिलेश यादव जो है वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसलिए उनको जाना जाता है, या अचानक वो ओबीसी और ये जात पात ये कहाँ से लिया। देखिए, जिस वक्त संसद में प्रधानमंत्री ने ये वहाँ पर बयान दिया था सदन में पटल पर कि भाई हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, ये जो इनकार किया पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, मुझे लगता है कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट था। और ये जो शिफ्ट है इसका लाभ जो है वो अगर कोई पार्टी ले रहा है, कोई पार्टी कैश करा रही है, तो समाजवादी पार्टी है। और इत्तेफाक से जब अखिलेश यादव ने अपनी स्पीच दी तो मैं प्रेस गैलरी में उनको सुन रहा था बहुत ध्यान से, और उनका निशाना अमित शाह और मोदी पर ही था। और उस दिन उन्होंने वहां पर कहा कि भाई आपने ओबीसी के साथ छल करके, ओबीसी को धोखा देके, ओबीसी की पॉलिटिक्स करके आप 2014 में, 2017 में, 2019 में आपने अपनी संख्या बल को बहुत तेजी से बढ़ाया है। लेकिन मोदी जी, यही ओबीसी के साथ जब आपने छल यहां किया, आप अपने वायदे से पीछे हटे, आप अपने संकल्पों से पीछे हटे, तो ये ओबीसी अब आपसे बिखर रहा है। और आज मैं सदन पे कह रहा हूं कि यही ओबीसी का बिखरना आपकी हार का कारण बनेगा। आप अखिलेश यादव की स्पीच सुन लीजिएगा ये। और मुझे लगता है कि इस स्पीच के बाद, ये स्पीच नहीं था, ये समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी का स्टेटमेंट था। ये उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी ने फोकस किया है। और अखिलेश यादव जानते हैं कि जो महल मुलायम सिंह यादव ने आज से 40 बरस पहले 1980 के आसपास जब वो अध्यक्ष थे लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष, वहां से ओबीसी की पॉलिटिक्स शुरू हुई। और 90 के दशक में बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम सिंह यादव, इन लोगों ने मिलकर समाजवादी पार्टी को, ओबीसी का जो वोट बैंक है वही समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक था। और ओबीसी की जो पॉलिटिक्स है, ओबीसी की पॉलिटिक्स के जो मैं कहूँगा कि जो स्पीयर हेडर थे वो मुलायम सिंह यादव ही रहे, और पूरी ओबीसी की पॉलिटिक्स उनके इर्द गिर्द घूमती रही है। और इस पॉलिटिक्स को तोड़ने के लिए लालकृष्ण आडवाणी और गोविंदाचार्य साहब, उन्होंने 1999-2000 में अति पिछड़ा और अति दलित की राजनीति की शुरुआत करी। मेरी गोविंदाचार्य से बात हुई थी और 2-3 साल पहले, और इसी पर बात हो रही थी अति पिछड़ा और अति दलित पे। तो उन्होंने साफ कहा, बहुत मुखर प्रकार आदमी है वो, बैक बाइटिंग नहीं करते हैं, जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं। अगर किसी ने मुखौटा पहना है, चाहे जितना बड़ा आदमी, तो बोल देते हैं वो कि ये मुखौटे की राजनीति कर रहा है। अगर किसी ने डिवीजन की पॉलिटिक्स की है तो वो बोल देते हैं कि। तो उनसे मैंने पूछा गोविंदाचार्य से, और गोविंदाचार्य जी ने कहा देखिए, हमारा जो वोट बैंक था उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर, वो बनिया ठाकुर बामन। अब ये जो वोट बैंक है ये 17 से 18% है संजय जी, जबकि ओबीसी अगर आप देखें तो 54-55% है।
तो कहाँ 54%, कहाँ 18%? आप 18% से नहीं जीत सकते हैं। आप जीत गए 1991 में, लेकिन उसके बाद आप नहीं जीत सकते थे। तो गोविंदाचार्य लाल कृष्ण आडवाणी ने बैठकर ये रणनीति बनाई थी 99-2000 में, और उसके बाद से धीरे धीरे जो शिफ्ट आया है बीजेपी में, वो शिफ्ट ओबीसी पॉलिटिक्स का है। हम लोगों ने यूं ही कह दिया कि साहब सामाजिक न्याय की राजनीति जो है वो सतीश चंद्र मिश्रा कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति मायावती कर रही हैं। ये 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी जीत गई तो लोगों ने कहा। हकीकत यह है कि ओबीसी की जो राजनीति है उसके केंद्र में मुलायम सिंह यादव रहे हमेशा से, बेनी प्रसाद वर्मा उसके प्रतीक थे, लेकिन ये सारी जो पॉलिटिक्स, जो सारी जो राजनीति है ओबीसी की, वो मुलायम सिंह के इर्द गिर्द ही थी, और इस महल को ढाना चाहते थी बीजेपी। और मैं ये सिर्फ गोविंदाचार्य की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप उठा के देखें 2001 में जब राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने कमेटी बनाई। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप किसी रिपोर्टर से पता कराइए, सचिवालय से पता कराए कि ये जो कमेटी बनाई थी राजनाथ सिंह ने, उसका फिर क्या हुआ। ये भी अति पिछड़ा, अति दलित को बनाई थी। तो ये जो सारा का सारा ओबीसी की जो राजनीति थी, ये बीजेपी की राजनीति कि मुलायम सिंह से ओबीसी के जो का वोट बैंक है उसमें सेंध लगाओ। अगर अपनी जगह बनानी है, अगर भाजपा को उत्तर प्रदेश में सत्ता में आना है, तो बनिया बामन ठाकुर से नहीं होगा। आपको वोट को एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपको उस 54% की राजनीति करनी पड़ेगी। और ये राजनीति भाजपा ने शुरू करी 2000 से, लेकिन बीच में क्योंकि मायावती 2007 में जीत गई, उसके अलग कारण थे, तो लोगों ने कहा कि साहब ये नई तरह की पॉलिटिक्स बीएसपी ने शुरू करी है, जहां सामाजिक न्याय, सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपने पिता की जो एक, मैं कहूंगा जो विरासत में जो वोट बैंक था, ये जो महल था जिसमें दरारें पड़ती दिख रही थी और दरारें पड़ी उसमें, उन दरारों को फिर से भरना चाहते हैं। और ओबीसी की जो नेचुरल पार्टी है, जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, वो समाजवादी पार्टी है, वो लोहिया की पार्टी है। वो लोहिया की राजनीति जो थी 50 और 60 के दशक से, उससे जुड़ती है सीधे उसके तार ओबीसी के, पिछड़ों के, बैकवर्ड्स के, कि भाई ये वो लोग हैं जो ऑप्रेस्ड हैं, ये वो लोग हैं जिनको राजनीति में आजादी के बाद जगह नहीं मिली। और ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर ही लोहिया चढ़े थे नेहरू के ऊपर। मुझे लगता है कि ये वो राजनीति अखिलेश फिर से शुरू कर रहे हैं, जहां पर वो उस 54% को देख रहे हैं जो उनकी थाती थी, जो उनकी जमीन थी, उनके पिता ने तैयार करी थी, उसको वो वापस ले रहे हैं। और धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से कामयाब है, ऐसा नहीं है, अब बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन ये सही बात है कि अगर राम अचल राजभर आते हैं, अगर लालजी वर्मा आते हैं, तो आपने कुछ बड़े प्रतीकों को, ओबीसी के कुछ बड़े प्रतीकों को आपने अपने साइकिल के कैरियर पे बैठा लिया है। आपने साइकिल का वजन बढ़ा दिया है, और जैसे जैसे वजन बढ़ेगा गति भी बढ़ेगी। तो ये एक इनिशिएटिव है, ये एक पहला कदम है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते संजय भाई कि बस खेल हो गया है। मुझे लगता है खेला तो तब होगा जब 2-3 महीने के बाद हम ये देखेंगे कि भाई बार बार अमित शाह आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जो धन पशु हैं वो कहाँ कहाँ किसको खरीद रहे हैं, किसकी बिक्री हो रही है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये सब चीजें क्या कर रही हैं। और इन सबके बीच ये जो आंधी तूफान है जो आपने बंगाल में देखा सरकारी एजेंसियों का, इन सबके बीच अखिलेश यादव सीट शेयरिंग कैसे करते हैं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। और वो जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन और सीट शेयरिंग है, मुझे लगता है वही पत्ते हैं जो अखिलेश को सीने से लगा के रखने हैं। अगर वो पत्ते पहले चल दिए तो आप फिर जानते हैं, फिर कलयुग के जो चाणक्य हमेशा वो तो फोन सुनते हैं, वो तो फोन भी सुनते हैं, वो हर चीज सुनते हैं, उनको सब कुछ पता रहता है। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। अभी आप, मुझे लगता है अंग्रेजी में कहते हैं गेम वाइड ओपन। अभी तो सिर्फ बिसात बिछी है, चालें तो आएंगी। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि नवंबर में या दिसंबर में, क्रिसमस के आसपास जब हम लोग बैठेंगे, बोनफायर डिस्कशन आप करेंगे, तब हम देखेंगे कि भाई हवा का रुख किस तरफ है। लेकिन शुरुआती जो बढ़त है, शुरू के जो 10 ओवर हैं इस 2020 फॉर्मेट के, उसमें मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी
विकेट पर संभल के खेल रही है, अच्छा खेल रही है।